गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे में क्लास 11 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ्स उसमें। तो जैसा कि सारे बोर्ड्स एग्जाम ओवर हो चुके हैं और आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो, फिर आप लोगों के सामने जो है सब्जेक्ट चॉइस का एक जो है प्रेशर रहता है कि क्या चॉइस करें। तो देखो, सब्जेक्ट चॉइस आप अपनी चॉइस पे जाना, अपने इंटरेस्ट पे जाना, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और आप किसके लिए ज्यादा कैपेबल हो। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी पेरेंट्स के प्रेशर में या लोगों के प्रेशर में अपने फ्रेंड्स को देख करके लोग सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, बट वो उस उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं रखते हैं। तो इंटरेस्ट जब आप नहीं रखोगे, या फिर आप सपोज कर लो कि कभी कभी किसी के लिए कोई न कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लमेटिक होता है, सबके लिए। जैसे जब मैं पढ़ता था तो मुझे जो है केमिस्ट्री नहीं समझ में आती थी, तो मैंने क्या किया, 12th तक, क्योंकि साइंस पढ़ा हुआ हूँ तो 12th तक केमिस्ट्री पढ़ना कंपलसरी था। तो 12th के बाद मैंने ड्रॉप कर लिया, मैं ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री छोड़ दिया। तो आप अपने को देखो ना कि आपका किस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही सब्जेक्ट आप ऑप्ट करने जाओ, वही ग्रुप चॉइस आप लेना। ठीक है, किसी के कहने से नहीं। पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, और आप भी चाहोगे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। तो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई केवल फॉर्मेलिटी के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई हमेशा क्या होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट से, सेल्फ मोटिवेशन से होना चाहिए। तो आप पहले देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आप उसी के अकॉर्डिंग, उसमें जब आप अपना फ्यूचर बनाओगे ना, फ्यूचर ब्राइट रहेगा। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, वीकनेस पे नहीं। जैसे अगर मान लो आप कॉमर्स में जा रहे हो, आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक, तो आप 5 घंटे 6 घंटे स्टडी जब कॉमर्स ग्रुप में करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं था, या आपने बहुत केयरलेसली पढ़ाई की हुई है 10th क्लास तक, ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स का, साइंस का क्लियर नहीं है, तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे ना। वही 5 6 घंटे अगर आप इसमें दे रहे हो, तो क्या होगा आपके लिए, 1 2 घंटे तो आपको समझने में चीजें लग जाएंगी। और उधर क्या हुआ, 5 के 5 घंटे आप ह्यूमैनिटीज में या कॉमर्स में अगर आप अच्छे हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उधर क्या होगा, आपका जो है और अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। अब देखो आप, अगर हम बात करते हैं क्लास 11th की, और क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं तो मैथ्स से रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा। देखो, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स, तीनों का सिलेबस अब जो है 11th और 12th में मैथ्स का सिलेबस सेम हो गया है। पहले क्या था, पहले आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था, 1 2 चैप्टर के डिफरेंसेस थे, बट 2 3 साल से ये सब एक हो गए, पूरे सिलेबस एक हो गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आईसीएसई में ज्यादा है या कम है, सीबीएसई में कम है ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा आईसीएसई में क्या होता है, 3 सेक्शन हो जाते हैं, ए बी सी। उसमें से आपको सेक्शन ए कंपलसरी, बी और सी में से एक सेक्शन चूज करना रहता है। तो जो सेक्शन सी होता है ना, वो बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड होता है। वही टॉपिक्स अप्लाइड मैथ्स में अब मिलेगा, वही मैक्सिमम टॉपिक्स कहाँ आ जाएंगे, अप्लाइड मैथ्स में। अब अप्लाइड मैथ्स जो है आईसीएससी में भी इस साल से 2025-26 सेशन से इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो देखो क्लास 11th में आपके पास क्या होता है, 3 ग्रुप होते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप्स 3 होते हैं। ध्यान देना, सब्जेक्ट ग्रुप्स 3 होते हैं, ठीक। और क्या क्या होते हैं, पहला होता है साइंस, हाँ, साइंस। फिर दूसरा क्या होता है आपके पास, कॉमर्स, कॉमर्स। और तीसरा क्या होता है आपके पास, ह्यूमैनिटीज। देखो, अब बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल मैथ्स की बात करेंगे। तो साइंस ग्रुप क्या होता है, इसमें दो आ जाएगा, साइंस ग्रुप में 2 ग्रुप आएगा, एक आएगा मैथ्स, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, बायो। तो जब आप मैथ्स ऑप्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ कोर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, कोर मैथ्स, ठीक। यहाँ आप ऑप्शनल मैथ्स में नहीं जाओगे। बायो में क्या है, बायो में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, ठीक, क्योंकि बायो जो आएगा यहाँ आप ऑप्शनल मैथ्स पढ़ोगे। तो ऑप्शनल मैथ 2 होता है। कुछ स्कूल जो है ऑप्शनल मैथ्स में जो है अप्लाइड मैथ्स चलाते हैं, कुछ स्कूल्स जो है वो कोर मैथ्स ही चलाते हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मॉडर्न बोर्डिंग स्कूल, इन सब में जो है ना कोर मैथ्स चलता है।
ठीक। और तो ऑप्शनल आएगा, तो ऑप्शनल में आपके पास दो मैथ्स, एक कोर मैथ्स, ठीक, और एक क्या होगा, अप्लाइड मैथ्स। ध्यान देना, चीजों को समझने की कोशिश करना आप। हाँ। फिर कॉमर्स में भी आपके पास ऑप्शनल मैथ्स ही रहेगा, यहाँ पे भी मैथ्स आप ऑप्शनल रखोगे, ये कोर सब्जेक्ट में नहीं आए। हाँ, अब इसमें भी वही दो तरीके का क्या आएगा, एक कोर होगा और एक क्या होगा, अप्लाइड होगा। ठीक है। ह्यूमैनिटीज में भी सेम, आपके पास ऑप्शनल मैथ्स ही रहेगा, यहाँ पे भी मैथ्स कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑप्शनल मैथ्स आएगा। ऑप्शनल मैथ्स में दो क्या क्या, एक कोर आएगा और एक अप्लाइड आएगा। अप्लाइड मैथ्स क्या है ना, एक्चुअली अप्लाइड मैथ्स मतलब जो एप्लीकेबल है, यानी कि जो हमारे बिहेवियरल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो अप्लाइड मैथ। जिन बच्चों को अपना फ्यूचर मैथ्स में बनाना है, जैसे उनको मेंस के लिए जाना है, एडवांस के लिए इंजीनियरिंग करना है या ग्रेजुएशन मैथ्स से करना है, ठीक है, उनके लिए कोर मैथ्स है। क्योंकि ये जो कोर मैथ्स होगा ना, ये कोर मैथ्स पूरा का पूरा आपको हायर लेवल में यूज होगा। अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक्स जो है ना, कुछ टॉपिक्स चले आएंगे स्टैटिस्टिक्स में, आगे 11th ग्रेजुएशन में जब आप जाओगे हायर एजुकेशन में, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट बन जाता है। तब वो टॉपिक नहीं रह जाता है, चैप्टर नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस जो अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक है ना, मैक्सिमम टॉपिक्स चले जाते हैं ये स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो यहाँ जो कोर मैथ्स होगा वो मैथ्स का ही टॉपिक रहेगा, पूरा का पूरा आपको यूज होगा, किसमें यूज होगा, हायर क्लासेस में। जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी बीटेक एमटेक करोगे, वहां पे ये सब चीजें यूज होंगी। अप्लाइड मैथ्स के कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका यूज नहीं होगा, ठीक। तो अब ये पूरा क्राइटेरिया आपका 11th का आ गया है। अब 11th में आपने अपनी चॉइस से, अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपने मैथ्स लिया है। तो देखो, हम बात करेंगे, पहला जो टॉपिक है वो है सेट्स की, ठीक है। सेट्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड होगा, तो मैं यहाँ पहले कोर मैथ्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जिसका फर्स्ट टॉपिक है वो है सेट्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेट्स, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है ना, जैसे आईसीएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं, इसको 6th क्लास में भी पढ़े हैं, 7th में भी, 8th में भी पढ़े हैं, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए ये टॉपिक एकदम न्यू है। और क्लास 11th में दोनों को पढ़ना है, सीबीएसई वालों को भी पढ़ना है, आईसीएसई वालों को भी पढ़ना है, और स्टेट बोर्ड्स को भी पढ़ना है ये। तो जो सेट होता है ना, तो हम बात करेंगे सेट्स हमारे पास क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जो है धीरे धीरे स्लोली जो है हम लोग टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे अपने। तो ये आज फर्स्ट लेक्चर है, आप चैनल को देखिए, ट्राई करिए, थोड़ा देखने के लिए आपके काम की चीजें मिलेंगी आपको। फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल हम लेकर के जाएंगे, मतलब इजी टू हार्ड, ठीक है, स्लोली स्लोली हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या है ना, जैसे चैनल है मेरा मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जो है हमारे अंदर भी एक एक्साइटमेंट आए कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, अपने वीडियो को अपलोड करें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, जैसे कोई चाहता है कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा समझा दीजिए, कोई 10th का कोई टॉपिक आपको समझना है, 9th का समझना है, 8th का समझना है, या फिर 11th में ही आपने कुछ पढ़ लिया है, जैसे क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हैं लगभग स्कूल्स में, और कोचिंग्स में आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए, वो टॉपिक मैं समझाऊंगा, या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, तो उस पे आप वो टॉपिक बताएंगे, तो हम जो है उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखिए, सेट्स की बात करते हैं, एकदम स्टार्टिंग टॉपिक, डेफिनेशन क्या होती है सेट की, जो बच्चे आईसीएससी के हैं उनको तो पता है। तो सेट जो होता है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो सेट्स हमारे पास क्या आएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसका कलेक्शन, ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, या इसी को आप क्या कह सकते हो, और नंबर्स। नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है केवल और केवल क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स ही लोगे। तो एलिमेंट्स किसी भी तरीके का हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट, इसको हम क्या नाम देते हैं,
सेट नाम देते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन एक डिफाइंड होना चाहिए, सारे कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होंगे, केवल वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होंगे वो हमारे पास सेट होंगे। जैसे अब कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन में डिफरेंस देखो। जैसे आप बात करते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सपोज कर लो आपने लिया कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब अगर मान लो आप लिखते हो कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ 5 गुड बुक्स, तो ये गुड बुक्स कैसे आप डिफाइन कर पाओगे, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, आपको क्या पता। भाई मेरी चॉइस कुछ और हो सकती है, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, थर्ड पर्सन की चॉइस कुछ और हो सकती है। गुड मतलब एडजेक्टिव वर्ड यूज हो गया ना, तो जब एडजेक्टिव यूज हो जाएगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रह जाएगा। तो ये आपका ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ये आपका एक सेट है, जबकि कलेक्शन ऑफ 5 गुड बुक्स इज नॉट अ सेट। आई बात समझ में। तो ये चीज जब एडजेक्टिव यूज हो जाएगा तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रह जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ 5 गुड टीचर्स ऑफ मैथ्स, हाँ, कलेक्शन ऑफ 5 गुड टीचर्स ऑफ मैथ्स, तो आप तो वैसे भी मैथ्स के टीचर किसी के जो है गुड नहीं किसी के लिए होते हैं, फेवरेट मैथ्स टीचर नहीं होते हैं। तो क्या होता है, अब 5 गुड टीचर्स बोल देंगे, आप बचपन से लेकर के बहुत सारे मैथ्स टीचर से पढ़े, तो हो सकता है कि 5 से ज्यादा आपको अच्छे टीचर मिले हो या कोई ना मिला हो। तो अब क्या है, पूरी क्लास अगर मान लो 40 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, 50 में 10 बच्चे किसी को लाइक करते हैं, 10 किसी और को लाइक करते हैं, 10 किसी और को लाइक करते हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रह जाएगा ना, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो जब आपके पास कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तब वो सेट कहलाएगा, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है ना, जो सेट होता है सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई करली ब्रैकेट। हम एक करली ब्रैकेट बनाते हैं, उस करली ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे ना वो सेट के इस करली ब्रैकेट के अंदर का लिखाते हैं। जैसे आपने लिखा ना कलेक्शन ऑफ, देखो आपने लिखा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एक सेट है, तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हो गया। तो आपने क्या किया, इनको देखो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा ना, तो यही होता है। जब भी सेट 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 ऐसा नहीं है, करली ब्रैकेट से ही, करली ब्रैकेट से जब आप लिखते हो ना तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है, मतलब इसमें आप एलिमेंट्स लिखते हो, या आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन मेथड से लिखोगे या सेट बिल्डर मेथड से लिखोगे। अभी सेट को इंटरवल के फॉर्म में भी लिखोगे आप, तो वो सब चीजें धीरे धीरे करके हम इंटरवल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, अभी स्टार्ट किए हैं। सेट को बेसिकली हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में आप केवल एक्सट्रीम वैल्यूज बताते हो कि मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा, जबकि इसमें क्या है, आप सारे एलिमेंट्स को लिखने के लिए जाते हो या उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिखते हो। तो ये आपके पास सेट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे सेट में कोई एलिमेंट है, मान लो सेट को आपने कोई नाम दे दिया, जनरली सेट का नाम जो है कैपिटल लेटर से दिया जाता है। सेट को हम कैपिटल लेटर से उसकी नेमिंग करते हैं। मान लो आपने एक सेट लिखा ए और इसमें लिखा ए बी सी, 3 एलिमेंट्स आपने ले लिए ए बी सी, और भी ले सकते हैं, मतलब 3 आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट में ए बी सी। तो ये जो एलिमेंट्स है ना ये इसके मेंबर्स कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जब कोई एलिमेंट किसी सेट में होता है उसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, तो 2 सिंबल आता है। एक सिंबल हमारे पास ये आता है जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और एक सिंबल ये आता है जिसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। तो जो एलिमेंट इस सेट में लाई करेगा उसके लिए ये सिंबल, जो नहीं लाई करेगा उसके लिए ये सिंबल। जैसे देखो यहां बात करेंगे ए बिलोंग्स टू सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इन सेट ए, दैट इज इट मींस ए इज इन सेट ए। ए जो है सेट ए में है, बी बिलोंग्स टू ए, मतलब बी इज इन सेट ए, बी जो है सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट है।
सी की बात करेंगे, सी बिलोंग्स टू ए मतलब दैट इज सी इज इन सेट ए। अब अगर मान लो यहीं पे हम बोल दे 5, तो ये 5 इस सेट में नहीं है ना, सेट ए में, तो आप क्या करोगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट इज 5 इज नॉट इन सेट ए। तो ये क्लियर हो गया, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग, जब सेट में वो एलिमेंट लाई करेगा तो हम लिखेंगे एलिमेंट बिलोंग टू सेट, और अगर नहीं लाई करेगा तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। ये होता है हमारे पास सेट। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जैसे सेट की हमने बात कर दिया, आपको बता दिया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो बहुत सारे ऐसे सेट्स आपको मिलेंगे, कलेक्शन दे दिया जाएगा जिनको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये सेट बन रहा है कि नहीं। तो बस एक चीज बेसिक दिमाग में रखना, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो उसमें एडजेक्टिव नहीं यूज रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव कभी नहीं यूज रहेगा। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी हो जाएगी ना, तो क्वालिटी क्या करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो इसलिए जो है ना, आप जब देखना कि स्टेटमेंट्स में आपका एडजेक्टिव इन्वॉल्व हो गया है तो समझ जाना कि ये सेट नहीं होगा, ये जो कलेक्शन होगा वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो आप, जैसे हमने आपको बताया कि सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सेट की, ठीक है, जिनको सेट रिप्रेजेंट करते टाइम हम अपने माइंड में रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी होती है ना, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, इनको हम कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो आपने लिखा एक सेट ए बी सी, ठीक है, ये मान लो ए लिखा, और एक सेट आपने बी लिखा और इसको ऐसे लिख दिया ए बी सी। देखो, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, लेकिन इसमें क्या है, ए बी सी कॉमा से सेपरेट है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 3। अब इसमें जब बात करेंगे तो ए और बी कॉमा से सेपरेट नहीं है, जब कॉमा से सेपरेट नहीं होंगे तो सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट आए, क्या, ए बी बिलोंग करेगा सेट बी को और सी बिलोंग करेगा सेट बी को। और जबकि यहाँ क्या होगा, ए बिलोंग करेगा ए को, बी बिलोंग करेगा ए को, सी भी बिलोंग करेगा ए को। तो ये सेट और ये सेट डिफरेंस है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2। तो अगर आप एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट नहीं करते हो तो वो सिंगल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसको अलग अलग एलिमेंट्स हम नहीं कर, जितने एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये तो यही है, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सेकंड देखो आप, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपके पास क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड। जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिपीट नहीं होते हैं। रिपीट नहीं होने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो एक सेट दिया, उसमें कई एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है कई बार रिपीट हो गया है, तो उसका मतलब एक ही बार होगा केवल और केवल। क्यों, क्योंकि आप ये कहते हो ना ए बिलोंग्स टू ए, एक बार बिलोंग करे चाहे 5 बार करे, रहेगा तो मतलब एक ही बार ना। तो ये एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड। जैसे अगर आप लिखते हो, मान लो एक सेट ए लिखते हो, ए बी सी, फिर उसके बाद आप बी लिख देते हो, ए लिख देते हो, सी लिख देते हो, डी लिख देते हो, मान लो इतनी बार आपने क्या किया, ए 2 बार रिपीट किया, बी 2 बार, सी बार, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये ए बी सी डी, बेसिकली इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं। यही होता है, तो ये रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे जितनी भी बार अगर रिपीट किया रहेगा तो एक ही बार कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक ही बार उसको लेना है। ये नहीं कि 4 बार आया तो ये गिन के 3, 2 5, 2 7, 7 एलिमेंट्स हो गए, नहीं। एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 4 हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं सेट में। थर्ड की बात करेंगे, देखो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, अगर रिपीटेड है भी तो उनको हम एक ही बार कंसीडर करेंगे। फिर तीसरा क्या होता है हमारे पास, कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर का मतलब पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर,
पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। डज नॉट मैटर मतलब आप किस एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हो, किसको सेकंड पे रखते हो, किसको थर्ड पे रखते हो, कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल बस एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे आप देखो, आपने लिखा ए, सेट ए बी सी, मान लो तीन एलिमेंट, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी ए सी, एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स थे ए बी सी, तीनों ए बी सी है। किस पोजीशन पे है कोई मतलब नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ए बी, इसको आप जो है सी बी ए भी लिख सकते हो, आप इसको बी सी ए भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं रहेगा, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी तीन ए बी सी है, यहाँ भी तीन ए बी सी है, यहाँ भी तीन ए बी सी है, ए बी सी, यानी कि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये आपके पास ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्या कि एलिमेंट्स हमेशा कॉमा से सेपरेट करोगे आप। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो आप वो सिंगल एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। दूसरा क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के वो रिपीट नहीं होते। अगर रिपीट होकर के आया है तो उसको एक ही बार कंसीडर करना है। और तीसरा क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पोजीशन यानी कि उनके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी लिखा जा सकता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेट का जो नेमिंग किया जाता है ना, वो नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। किसी भी सेट की नेमिंग अगर हम करेंगे तो देखो आप, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास इतना पूरा सेट की डेफिनेशन हो गई, सेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब बताया हमने। अब इसके आगे बात करते हैं ना, सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करना। तो सेट को ना बेसिकली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक करते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, ठीक है, ये होता है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो रोस्टर फॉर्म जो होता है ना, इसको जो है हम इसमें एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, यानी कि इसको टेबुलेशन फॉर्म भी बोला जा सकता है। टेबुलेशन फॉर्म, इसमें हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोला जाए, मान लो सेट दिया हो, सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, देखो ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। ठीक है, ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर डिस्क्रिप्टिव मेथड जो जूनियर क्लासेस में उसका यूज नहीं है, मेन आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म का, ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिखा गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दिया गया तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब इसका जब आप रोस्टर फॉर्म बनाओगे ना, इसमें आप क्या करोगे, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको आप लिखोगे, बारी बारी से लिखोगे। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इसके बाद तो कोई है नहीं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर नॉट लेस देन 10, तो 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 25 26 27 20 29 आएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। देखो आपने क्या किया, सबका लिस्ट बनाया। जब सारे एलिमेंट्स को आप लिखोगे सेट में तब ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे पास क्या है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ये डिस्क्रिप्शन मेथड, ये रोस्टर फॉर्म हुआ। देखो अब, और इसी को आप जो है दूसरे फॉर्म में क्या, सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहे हैं ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, इसमें हम एलिमेंट्स को उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिखते हैं। मतलब हम देखेंगे कि सेट में ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है जो सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स में कौन सी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है। देखो आप, एक्स सच दैट, हाँ, एक्स इज प्राइम नंबर। अब देखो इसमें कई कॉमन प्रॉपर्टी आएंगी, क्या आएगा, x इज प्राइम नंबर, हाँ, लेस देन 30। अब देखो
29 मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये प्राइम नंबर लेस देन 30 ले लेंगे, सब आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब आ जाएगा। एक दूसरा क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x सच दैट x इज फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ओके, या सबसे बेस्ट यही पड़ेगा x इज प्राइम नंबर लेस देन 30। तो ये आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हमने बताया। एक बताया क्या, ये रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिखते हैं। तो जब हम कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिखते हैं तो प्रॉपर्टी हमारी चॉइस रहेगी कि कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी हम, अब देखो आप जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं। हाँ हाँ, मतलब उसको जो है दिया हुआ है, रोस्टर में दिया है, उसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, हाँ कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी मिलेगी। देखो आप जैसे सपोज कर लो आपके पास एक सेट ए गिवन है, ठीक है, और ये सेट गिवन है, यहाँ गिवन है 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, 5/6, 6/7, मान लो ये सेट गिवन है। तब इसमें देखो आपको क्या कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है, 1/2, 2/3, 3/4। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब आप यहाँ n अपॉन n प्लस 1 कर दो। देखो n की वैल्यू 1 रखोगे, नीचे 2, 2 रखोगे 3, 3 रखोगे 4, 4 रखोगे 5, 5 रखोगे 6, 6 रखोगे 7। अब ये क्या है यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कंडीशन क्या है, सच दैट, अब कैसा नेचुरल नंबर, सच दैट x इज n, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और किस कंडीशन पे, n इज लेस देन और इक्वल टू 6, n 6 या 6 से लेस नेचुरल नंबर है, ये आपने एक कॉमन प्रॉपर्टी खोजा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, क्या, x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल में सारे नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, सब नहीं लिए गए हैं, केवल क्या लिए गए हैं, लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये आपका रोस्टर फॉर्म था, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अच्छा, कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं जिनको आपको देख के समझ जाना है किस तरह के सेट की बात कर रहा है, तो उसको देख लीजिए आप। हाँ, ये सिंबल्स मतलब यूनिवर्सल सिंबल्स हो जाते हैं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर उसको किसी क्वेश्चन में चेंज करना होगा ना, तो मेंशन करेगा कि दिस रिप्रेजेंट दिस सेट, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। डब्लू सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर उसके बाद जेड, जेड जो होगा आपका सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। ठीक है, ये सेट ऑफ, और कहीं कहीं आई भी यूज किया जाता है, आई भी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज किया जाता है। तो फिर उसके बाद आर, आर जो आएगा वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है। हाँ, ये सब यूनिवर्सल सिंबल्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास आर के बाद क्यू, क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये इतने सिंबल्स रहेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये किस तरह के सेट की बात कर रहा है। क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, डब्ल्यू मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल। चीजें इसमें चेंज कर सकता है, जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर माइनस सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स आ जाएगा। ये आपके पास बेसिक सिंबल्स हैं। ठीक है, अब ये तो मतलब ठीक है, जैसे अब क्या हुआ, आपको हमने बताया कि सेट जो है रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब क्या होता है ना, तो ये जब आप रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म बना लिए हो, देखो आपने जब सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लिए या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए, तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप जो है एलिमेंट्स के नंबर्स को काउंट कर सकते हो कि नहीं, कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो जब आप काउंटिंग के बेसिस पे सेट जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें क्या हुआ कि काउंटिंग के बेसिस पे जो है सेट दो पार्ट में बटा। पहला क्या बटा, फाइनाइट सेट, क्या आया,
फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होगा, देखो नाम से समझना, फाइनाइट होगा मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे, आप गिन सकोगे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट, द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, मतलब आप मेंशन करोगे कि इतने एलिमेंट्स हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 20,000 हैं, 25,000 हैं, जो भी हैं, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएंगे। आर कॉल्ड, उनको हम क्या नाम देते हैं, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट, द सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट मीन्स दैट इज नंबर, फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, नंबर्स आर काउंटेबल। ठीक है, और नंबर ऑफ दैट इज काउंटेबल, फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, आर कॉल्ड फाइनाइट सेट, उनको हम क्या नाम देते हैं, फाइनाइट सेट नाम देते हैं। आई बात समझ में, जैसे एग्जांपल में आप देखो, अगर आप बोल दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये इनफाइनाइट होता है, आपके पास काउंटिंग नहीं है कितने इंटीजर्स होते हैं, कितने होल नंबर्स होते हैं। बट अगर आप बोल दो सेट ऑफ, हाँ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आप क्या बोल सकते हो फाइनाइट सेट में, देखो आप, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये भी एक फाइनाइट होगा ना, क्यों, क्योंकि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, जितने भी लोग हो आप लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो या जितने लोग पढ़ रहे हो, तो उनके उस हर एक सबकी अपनी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं फिक्स होगा, तो यही है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। दूसरा क्या आएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट, देखो आप, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है, या जिसमें इनफाइनाइट होते हैं, द सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट यानी कि नॉट काउंटेबल, जिनमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड, उनको हम इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक, जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा आप बोल सकते हो सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, या सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अब स्काई बहुत बड़ा है, उसमें कितने स्टार्स हैं, काउंटेबल नहीं, आप कितना भी ट्राई करोगे काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मतलब कुछ एग्जांपल्स थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के हैं, सेट ऑफ हेयर्स, सेट ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, तो देखो अगर टाइम है आपके पास, फ्री हो, कोई काम नहीं है, गिनो, बैठ के गिन सकते हो, तो सेट ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, ये जो है ना, फाइनाइट भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि काउंट किया जा सकता है, इसको आप गिन सकते हो, टाइम है, बैठो गिनो दिन भर, दिन भर में तो अपने सर का बाल गिन ही लोगे, नहीं अपने का गिन सकते हो, दूसरे का गिन लोगे, तो ये फाइनाइट में आ जाता है, और इसको कई लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं। मान लो आप गिने, गिनते टाइम दो एक जड़ के नीचे गिर गया, तो आपकी तो काउंटिंग में वो आ गया, ठीक है, बट था नहीं एक्चुअली, या गिन रहे हो, थोड़ा बाल कुछ लोगों के बहुत हल्के होते हैं, हाँ, तो वो उसी में चिपका रह गया, वो गिना गया एक में ही, तो मतलब इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग, बट बेसिकली अगर बात किया जाए, अगर हमारे पास टाइम है और हम गिनना चाहते हैं तो इसको गिन सकते हैं, सेट ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, सो ये फाइनाइट में आ जाएगा, बट ये सब कंफर्म है नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कितने हैं नहीं पता है, होल नंबर्स कितने हैं नहीं पता, इंटीजर्स कितने हैं नहीं पता है, तो ये आपके पास देखो दो तरीके का, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या हो गया, ये वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, और दूसरा क्या है इनफाइनाइट, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये दो बेसिक टाइप्स हुए। तो आज की इस क्लास में
हमने आपको सेट बताया, सेट क्या होता है, किस तरह के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। याद रखना, अगर एडजेक्टिव लगा रहेगा कलेक्शन में, एडजेक्टिव वर्ड यूज हो गया है, तब वो सेट नहीं होगा। ठीक है। फिर हमने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया सेट को आप दो टाइप से बेसिकली रिप्रेजेंट करोगे। होता तो तीन है, डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्शन का मतलब वो जनरली ऐसे दे देगा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन मेथड हो गया। रोस्टर और सेट बिल्डर, रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स की लिस्टिंग करते हैं, मतलब एलिमेंट्स का लिस्ट बनाते हैं, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखते हैं। और सेट बिल्डर में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, ठीक, एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सेट को लिख देते हैं। ये हमारे पास सेट बिल्डर होता है। फिर क्या आता है, टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं, दो बेसिक टाइप आया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या हुआ, ये वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, उसको फाइनाइट कहते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखो, इनफाइनाइट में जब हम कुछ जानेंगे ही नहीं क्या है, कितना काउंट, तो इसको आगे छोड़ देंगे। अब हम लोग फाइनाइट सेट की बात करेंगे, टाइप्स में फाइनाइट सेट में। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगली जो क्लास होगी 11th की, उसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। जो है आपको बताएंगे हम सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसी में हम आपको इंटरवल सिखाएंगे कि कैसे आप सेट को इंटरवल्स के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को और लाइक करिए, वीडियो देखिए, आपके काम की चीजें मिलेंगी आपको, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरा मेंस लेवल तक, एडवांस लेवल तक पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग में भले आपको लगेगा बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, बट पूरा रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है। आप कोशिश करिए, आपको अच्छा मिलेगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को हम क्या करें, कवर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करें। आपकी कोई पर्टिकुलर चॉइस है, सर हमको ये टॉपिक समझा दीजिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आज मेंशन करूंगा अपने लिंक पे, चैनल पे, तो उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो या कमेंट कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, फालतू कमेंट कोई ना करे, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल के लिए, ये जो है बच्चों के लिए, क्लास 11-12 के बच्चों के लिए वीडियोज रहेंगे, तो बच्चों पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसा कोई कमेंट ना किए कोई भी। ठीक है। आपको अगर निगेटिव कमेंट करने हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा उस पे कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट को आगे प्रोसीड करेंगे।